हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी अक्षर भारती स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 जंगल डायरी, जिसे अतुल धामनकर जी ने लिखा है। इनका जन्म 1972 को हुआ था। ये एक प्रसिद्ध वन्य जीवन संशोधक हैं, लेखक हैं, छायाचित्रकार हैं। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प मध्ये वाघांचा अभ्यास केलेला है। तो ये वन्य जीवन यानी कि जंगल के जीवन के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, जिसे TATR इसे ये नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर उन्होंने बाघ यानी कि टाइगर के लाइफ के ऊपर बहुत सारा जो है वो अभ्यास किया हुआ है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरातमधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत। तो ऐसे बहुत सारे जंगलों में जाकर उन्होंने पर्सनली विजिट किया है। त्यांनी वाघ, मृग कथा, नवरंगाचा घरट, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा वाघांचे जंगल, जंगलाची डायरी, मार्जर कथा ही वन्य जीवन विषयक पुस्तकें प्रसिद्ध है। तो इन्होंने वन्य के जीवन के ऊपर कई सारी किताबें लिख दी हैं जो बहुत ही फेमस हैं। प्रस्तुत पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केले आहे। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन आलेले आहे। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने जंगलाच्या डायरी में जो किताब है इनकी, वह उसमें का जो एक्सपीरियंस है उसे जंगल डायरी के रूप में आपके सामने पेश किया है। जहाँ पर उनके मन को छू लेने वाले कुछ इवेंट हुए थे उसको यहाँ पर उन्होंने एक्सप्रेस किया है। साथ ही साथ वाघिन जो टाइग्रेस होती हैं, इनके अंदर जो मदरहुड होता है यानी कि मातृत्व की जो भावना होती है, मन को छू लेने वाली इस भावना का भी इसमें वर्णन किया है। तो आइए जंगल डायरी के बारे में जानते हैं, यानी कि यहाँ पर हम उस वाघ के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको तारीख दी हुई है 27 मई 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30। तो समय क्या था यहाँ पे, सुबह के 6 बजे से लगभग 9:30 बजे तक। कोड़सा परिक्षेत्र, जगह का नाम क्या है, कोड़सा। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर में है। ये ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर विदर्भ का एक जिला है। आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। अतुल धामनकर जी किस डेट को जंगल जाकर विजिट करते हैं, उस डेट को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। कब गए थे वो, 27 मई 1997 में। भीड़ क्या बताया है, मॉर्निंग के 6 से लेकर 9:30 तक, यानी कि 6 ते 9:30। कोड़सा परिक्षेत्र, जगह का नाम क्या है, कोड़सा। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर, चंद्रपूर हे विदर्भातील एक जिल्हा आहे, त्यामध्ये हे वाघ प्रकल्प आहे। टाइगर्स का एक प्रोजेक्ट है ये, ताडोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट। आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। तो आज अर्ली मॉर्निंग में ही कोळसावन में एक विश्राम गृह है, गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पर वो रह रहे थे। वहाँ से वो सुबह सुबह ही बाहर निकले। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांच्या सहकारी वन मजूर येताना दिसले। तो उन्हें कौन दिखते हैं, गांव में से आते हुए टोंगे वनरक्षक। टोंगे जो कि क्या है, फॉरेस्ट के एक ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर टोंगे हैं। और उसके साथ साथ एक वन मजूर भी था, यानी कि एक वर्कर भी था वहाँ पर। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडं जाणारा झरी रस्ता धरला। और जैसे ही उनके साथ वो ऑफिसर आ गए तो उन्होंने राइट हैंड की तरफ जाता हुआ झरने वाला रास्ता उन्होंने पकड़ा। समोर चालनारा वन मजूर अचानक थबकला। आगे से जो वर्कर चल रहा था वो अचानक से रुक गया। मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले, तो मैंने उन्हें जो है प्रश्नार्थक यानी कि क्वेश्चन, इशारों से ही क्वेश्चन पूछती हुई नज़रों से उन्हें देखा।
तर त्यांना रस्त्याकडे बोट दाखवले, तो उन्होंने भी इशारे में उत्तर दिया, रस्ते की तरफ उंगली दिखाई। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबड्याची ताजी पावलं, तो एक बिबड़ा अभी अभी वहाँ से गुजरा था। बिबड़ा यानी कि लियोपॉर्ड, तो एक लियोपॉर्ड जो है वहाँ से अभी अभी गुजरा था और उसके ही जो है वो पैरों के चिन्ह उमटे थे यानी कि उगे हुए थे। हा एक नर असून आम्ही पोचण्याच्या तासाभरात आधीच इथून गेला असावा। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वो एक मेल था, मेल लियोपॉर्ड था और अभी लगभग 1 घंटे पहले ही वो इस रास्ते से गुजरा है। मी चौफेर पाहिले, तो लेखक ने चारों ओर देखा पण मला तरी काही दिसलं नाही, तो उन्हें भी वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोड़ी सी हालचाल जाणवली, तो अचानक जंगल के एक कोने पर थोड़ी सी हलचल उन्हें नजर आई। मी सगळ्यांना हातानच थांबायची खूण केली, तो उन्होंने हाथ से ही सभी को इशारा किया रुकने का, क्योंकि अगर वो अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे तो सामने अगर कोई जंगली जानवर है तो उन सब पर हमला कर सकता है, इसीलिए सारे लोग इशारों में ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली, फिर दूरबीन को आंखों पे लगाते ही वो हलचल एकदम क्लियर हो गई। तिथं एक तेंदूंच्या झाडाखाली बांबू मध्ये बिबड़ा बसला होता, तो एक तेंदू के पेड़ के नीचे बांबू के अंदर में वो लियोपॉर्ड, वो जो बिबड़ा था वो वहाँ पर छुपा हुआ था। त्याची पीठ आमच्याकडे होती और बिबड़ा जो है उसकी पीठ उस लेखक की तरफ थी, इसीलिए बिबड़ा इनको नहीं देख पा रहा था और ये लोग दूरबीन से बिबड़े को देख पा रहे थे। त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिले नव्हतं, क्योंकि वो पीठ की तरफ था, इसीलिए लेखक को उस बिबड़े ने यानी कि उस लियोपॉर्ड ने देखा नहीं था। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकांचा पाय एका वाडक्या काटकीवर पडला आणि कट्ट असा आवाज आला। पण इतने में ही टोंगे जो वन रक्षक हैं, जो ऑफिसर हैं, उनका पैर एक सूखी हुई लकड़ी के ऊपर पड़ता है और उस सूखी लकड़ी से एक कट्ट करके आवाज आती है। तिखट कानांचा बिबड्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एकाच झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला और बहुत ही तेज कान वाला। तो ये जो होता है बहुत ही शार्प होती है इसकी ईयर्स, तो शार्प ईयर्स वाला जो लियोपॉर्ड है वो जैसे ही उस कट्ट की आवाज़ को सुनता है वैसे ही पीछे मुड़कर देखता है और एक ही झेप में यानी कि एक ही बार वो जंप करता है और उतने में ही पूरे जंगल से वो गायब हो जाता है। बिबड्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधि हाथ सी गेली म्हणून मी हड़हड़लो। तो लेखक को इस बात का दुख था कि बिबड़ा को जो है पास से ऑब्जर्व करने का जो इनका ये मौका था, ये अपॉर्चुनिटी थी, वो उनके हाथ से चली गई है। टोंगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखा वाटला और टोंगे को यहाँ पर शर्मिंदा जैसा फील होता है, मतलब वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हैं कि मेरी वजह से लेखक का ये अपॉर्चुनिटी जो है वो छिन गया। आम्ही लगेच पुढे निघालो, सभी आगे बढ़ते हैं। थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडं वळत होता, तो थोड़ी ही दूरी पर रायबा की तरफ जाने वाला रास्ता उजव्या यानी कि राइट हैंड की तरफ में बढ़ रहा था। तो रास्ता धरला आणि जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखा वाटला। जैसे ही उन्होंने ये रास्ता पकड़ा तो ऐसा लगा कि जंगल और भी ज़्यादा घना हो गया है। इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपाची दाटी जास्त जाणवते। यहाँ पर 2-3 नाले थे, इस वजह से जो पेड़ पौधे थे वो थोड़े घने थे वहाँ पर। तसंच त्या नाल्यांमध्ये थोड़ा पानी साचून राहत और उन नालों में थोड़ा सा पानी इकट्ठा रहता था। तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती। वहाँ पर पानी पीने के लिए तो कुछ जंगली जानवर वहाँ पर होने का एक अनुमान हो सकता था। त्यामुळं आता सावधपणे पावल टाकणं आवश्यक होतं और इसीलिए बहुत ही सावधानी से, बहुत केयरफुल होकर एक एक कदम रखना ज़रूरी था। कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं होतं। तो कल ही शाम के समय विश्राम गृह पर जब लेखक और जो वन ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर टोंगे हैं, उनके बीच में जब बातें हुई थी तो उन्होंने लेखक को 4 पिले हैं, एक ऐसी वागिन, एक मतलब वागिन है यहाँ पर जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बारे में बताया था। तेव्हापासूनच मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। तो तब से ही मुझे कब वहाँ पर जाने मिलेगा ऐसा सोच रहा था। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघ
सारखे जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरता। तो प्रचंड उष्णता यानी कि बहुत तेज गर्मी का दिन था और जिसकी वजह से बाघ जैसे जो जानवर है वो पानी के आसपास ही घूमते फिरते हैं। तसातच लहान पिल्लं असल्यानं या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हते और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सोचकर वाघिन जो है वो पानी के आसपास ही रहेगी क्योंकि वो उन बच्चों को पानी से ज़्यादा दूर नहीं रख सकती है। पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोखादायक जानवर, क्योंकि जिस वाघिन के छोटे छोटे बच्चे हैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो वाघिन सबसे धोखादायक जानवर है, क्योंकि अगर उसके बच्चों पर कोई भी जो है वो अगर उसके बच्चों पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए यानी कि अपने बच्चों को बचाने के लिए ये वाघिन किसी भी हद तक जा सकती है। पिलांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही, यानी कि अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये जो माँ है वो आगे पीछे देखती नहीं है, बस अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। त्यामुळं सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं, इसीलिए सूखे हुए नाले के अंदर उतरने से पहले इनके मन में काफ़ी सारा एक घबराहट सा था। तो उसका रीज़न क्या था कि ये जो है सबसे खतरनाक अभी हो चुकी है, क्योंकि अपने बच्चों को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। 10-12 पावलंच चाललो असू मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरांपेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली। कुछ 10-12 कदम ही चले थे कि उतने में लेखक को नाले में जो गीली ज़मीन है उस कीचड़ में बिल्ली से थोड़े बड़े आकार के पैरों के चिन्ह नजर आते हैं। मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं। मैं फटाक से आगे बढ़ा और झुककर देखता हूँ या पिल्ल्यांचं पाऊल खुना होता। ये सब किसके पैर थे? जो बिल्ली के पैरों से थोड़े से बड़े थे, यानी कि ये उस वाघिन के बच्चों के पैरों के निशान थे। त्या पगमार्क्सकडे बघून लक्षात आला, तो ये जो पैरों के निशान थे उसकी तरफ देखकर क्या ध्यान में आया कि ते काल रात्रीचेच आहे, वो कल रात को ही यहाँ से गुजरे हैं, ऐसा समझ में आया। याचा अर्थ स्पष्ट होता, वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांसह याच परिसरात वावरत होती, यानी कि इसी जगह पर वाघीण अपने बच्चों के साथ घूम फिर रही थी। आता मी ती पिल्लं बघायला चांगल्याच अधीर झालो होतो। लेखक कहते हैं कि अभी मैं उन बच्चों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अधीर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। इथून सुमारे 100-125 पावलांवर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहीतच होते। तो लेखक को यहाँ से कुछ 100-125 कदम चलने के बाद नाले में थोड़ा सा पानी है ऐसा पता था। ही वाघिण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती, यानी कि वो वाघिण उसी पानी में ही मिलने की आशंका थी इन लोगों को। त्यामुळं आता तिकडं जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होते, इसीलिए अब वाघिन के पास पहुंचने वाले हैं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत थी। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाड़का पाचोड़ा साचून होता, तो ज़मीन के ऊपर सब जगह पर पतझड़ की वजह से, पतझड़ में क्या हो जाता है, सारे पत्ते पेड़ों से गिर जाते हैं, तो सारे पत्ते नीचे जाकर गिर गए थे और सूख के पाला पाचोड़ा बन गए थे। त्यावरून पाय न वाजवता जाना ही एक मोठीच कसरत होती, यानी कि उन पत्तों के ऊपर जब पैर रखेंगे तो क्या आवाज़ आएगी, वो पत्ते करकुर करेंगे, तो उस पे से बिना आवाज़ किए गुजरना ये बहुत बड़ी कसरत थी सभी के लिए। एक तो जान बचानी है, प्लस जो वाघिन है उसके कानों में या दूसरे किसी जानवर के कानों में इनके पैरों की आवाज़ नहीं जानी चाहिए थी। पानवटा जसा जवळ आला तसा माझा हृदय जोर जोरात धड़धड़ू लागला। तो जिस तरह से पानवटा नज़दीक आ रहा था, मतलब जहाँ पर पानी था वो जगह जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे लेखक का जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पुढं काय दिसेल या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पड़ला, तो उनका गला सूख गया ये सोचकर कि आगे क्या दिखने वाला है। इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती और दूसरों की भी हालत कुछ अलग नहीं थी, सभी घबराए हुए थे। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना दिली। तो आंखों ही आंखों में इन्होंने इशारा किया कि हम सभी को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अतः एक एक पाऊल टाकताना मनावरच दडपण अधिकच वाटत होतं। तो अब एक एक कदम रखते वक्त मन का जो
दड़पन था, यानी कि मन जो था वो उनका एकदम अधीर होते जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी और घबराहट हो रही थी। कुठंतरी झाडाच्या बुधक्या आड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रानाना गुरगुरत क्षणार्धत अंगावर येणार। सबको क्या डर लग रहा था कि किसी पेड़ के पीछे या किसी जामुन के टहनी के पीछे छुपी हुई जो वाघिन है वह अचानक से जंगल में से गुर्राते हुए आएगी और हमारे ऊपर झपट्टा मारेगी, असंच वाटत होते। ऐसा ही फीलिंग था। वाऱ्यानं हळूच होणारी पाणींची सड़सड़ देखील मोठी वाटत होती, यानी कि हवा से पानी के ऊपर जो धीरे से होने वाली सड़सड़ाहट थी वो भी उस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही थी। मतलब जब हम टेंशन में होते हैं, घबराहट में होते हैं, तो उस वक्त हर छोटी से छोटी आवाज़ भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। तो आता जणू सगळा काळच थांबला असावा, ऐसे लग रहा था जैसे कि सब कुछ रुक सा गया है, सारा समय रुक गया है असा वाटत होतं। अचानक नाल्याचा पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाज़ानं मी जागीच थबकलो। तो उसी जगह पर वो रुक जाते जब उन्होंने आवा करके एक आवाज़ अचानक से सुनी, नाले की तरफ से जो आ रही थी। माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। तो अचानक से उनके सारे रोए जो है वो रोंगटे खड़े हो गए उनके शरीर के, घबराहट के मारे। 1 वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं, क्योंकि उन्होंने 1 साल तक एक वाघ के ऊपर रिसर्च किया था और एक्सपीरियंस लिया हुआ था, इसीलिए उनको पता था कि वाघ जो है वो उनकी आवाज़ ऐसी ही होती है कि हा वाघिणीचा आवाज़ आहे। तो उनको ये पता था कि ये वाघिन की आवाज़ है। ती या आवाज़ानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी। तो ये उन आवाज़ से अपने बच्चों को अपने पास बुला रही थी। अचानक पाण्यात छपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला। अचानक से क्या पानी में आवाज़ आता है जब कोई चीज़ गिरती है पानी के अंदर, तो वैसी आवाज़ आई छपकन करके। मी पाणवठ्याकडं पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्कच झालो। तो उसने पानवटे की तरफ देखा और आश्चर्य से देखते ही रह गया। क्या देखा? एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडेतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। तो सब क्या है वहाँ पर उस पानी में उड़ी मार रहे थे। तो डायरेक्ट जांभळी के पेड़ के ऊपर से डायरेक्ट उसने उड़ी मारी। लगेच त्यांचा पाठोपाठ उरलेली 3ही पिले धपाधप पाण्यात उतरली और फटाक से उसके पीछे भी तीनों जो पिले थे वो लोग भी कूद पड़े। आईचा आश्वासक आवाज़ त्यांच्याकरता उत्साहाचा वारा भरणारा ठरला होता। माँ का जो आवाज़ था ये उनके लिए उत्साह भरने वाली जो है हवा के समान था। मतलब उन बच्चों के अंदर माँ की आवाज़ को सुनते ही बहुत ज़्यादा एनर्जी भर गई थी। वाघीण रात्रीच्या पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। तो वाघिन जो है रात में ही अपने पिल्लों को नाले के पीछे जो जांभड़ी का घना जो झुडप था, घना जो पेड़ था, उसके पीछे छुपा कर गई थी शिकार करने के लिए। या परिसरात दूसरे नर बाघ, यहाँ पर दूसरे जो नर बाघ हैं, विबड़ा है, रानकुतरी है, ये लोग उसके पिल्ले को खा सकते थे। संभाव्य शत्रु है ये सब उसके, तो इनको खा सकते थे। इस वजह से उसने अपने बच्चों को जांभळी के झुडपू में छुपा दिया था। त्यामुळे तिलाही खबरदारी घेना आवश्यक होते, इसीलिए उसने ये खबरदारी ले रखी थी। मतलब अपने बच्चों को सही सलामत छुपा कर गई थी वो। वाघ्यांचा लहान पिल्ल्यांना इतर भक्षकांपासून खूपच धोका असतो। तो जो वाघ के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को दूसरे जो भक्षक होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। प्रेडेटर्स, जो दूसरे प्रेडेटर्स होते हैं उनसे इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो जैसे किनसे खतरा ज़्यादा होता है? वाघ यानी कि टाइगर है, बिबड़ा यानी कि लियोपॉर्ड, और रानकुत्री यानी कि जंगल डॉग। तो इन सब से उनको सावधान रहना बहुत ज़रूरी होता है। त्यामुळे वाघीण पिल्ल्यांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष होती, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सावधान थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वरी थी, कंसर्न रहती थी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्ल्यांजवळ परत आली होती। अभी वो पूरी रात जंगल में घूमकर अपने बच्चों के पास शिकार करके वापस आई थी। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिलं खेलकरपणे तिच्याकडे झुपावली होती। तो अभी तक माँ की आवाज़ सुनते ही जो अब तक छुपे हुए पिले थे वो सब खेलते हुए बाहर अपने माँ के पास आ जाते हैं। तेवढ्यात नाल्याचा डावीकडच्या विरल बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली। तो उतने में ही लेफ्ट हैंड की तरफ में जो विरल का मतलब होता है स्कैटर्ड, थोड़े दूर दूर पर जो पेड़ थे उनके बीच से वाघीण आते हुए दिखाई देती है। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून
पाण्यात बसली। वो सीधे पानी के पास आती है और मुड़कर पानी में बैठ जाती है। क्यों पानी में बैठ जाती है? क्योंकि रात भर की थकान थी उसे निकालने के लिए। तो रात्र भर वाटचालीनं थकून, रात भर पूरे रास्ते पे चलते चलते वो विश्रांति ले रही थी, मतलब अभी वो पूरी थक चुकी थी और उस थकान को मिटाने के लिए वो आराम करने के लिए पानी में बैठ जाती है। पण पिल्ल्यांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं। तो पिल्ले जो है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे अपनी माँ को देखते ही। त्यांतील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली। तो उसमें से एक पिल्ले ने तो अपनी माँ की पीठ पर ही उड़ी लगाई, पण तिथून घसरण्यानं ती झपकन पाण्यात पडली, लेकिन अपनी माँ के पीठ से तुरंत घसर के फिसल कर तुरंत वो पानी में गिर जाते हैं। तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंदी व्यक्त केली, और जैसे ही वो बच्चा पानी में गिरता है तो उस पानी का जो छींटा है वो वाघिन के चेहरे पर पड़ता है, और फिर वाघिन ने बहुत ही धीरे से गुरगुराहट की आवाज़ में ये बताया कि ये जो पानी का छींटा उसके मुंह पर गया ये उसे पसंद नहीं आया। पण पिल्लांना त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नव्हतं, लेकिन बच्चे को इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं था। त्यांनी आईच्या भोवती जबरदस्त दंगा धोपा शुरू झाला, क्योंकि उन बच्चों को तो बस एंजॉय करना था और माँ के अगल बगल में बस इन्होंने एकदम दंगा मस्ती करना शुरू कर दिया था। साधारणतः कुत्रापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्याची पिले होती, यानी कि कुत्ते से, बिल्ली से बड़ी पर कुत्ते से छोटी आकार की ये लगभग 5 महीने की पिल्ले थे। या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ही खेळकर होती। जैसे छोटे बच्चे बहुत ही खेलकूद करते वैसे ही ये जो बाघ के बच्चे थे, वागिन के, ये भी बहुत मस्ती कर रहे थे, खेलकूद कर रहे थे। एकमेकांचा पाठलाग करणं, एक दूसरे का पीछा करना, मारामारी करना, पाण्यात उड्या घेणं, असा खेळ सुरू झाला। तो इस तरीके का खेल इन लोगों के बीच में शुरू हो जाता है। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लाला मायेने चाटत होती। उतने में ही माँ जो है वो एकाध पिल्ले को अपने प्यार से चाट रही थी। जानवरों में प्यार दिखाने का तरीका यही होता है, यानी कि वो अपने बच्चों को चाटते हैं और उनकी सफाई करने के लिए भी उनको उस अपने मुंह के इस्तेमाल से और उन्हें बचाने के लिए भी अपने दांतों का इस्तेमाल करके ही उन्हें उठाते हैं, उनकी गर्दन को पकड़कर। तो उनके प्यार करने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है। तो अपने प्यार को जताने के लिए वो उन्हें चाटती है। थोड़ा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली। कुछ देर बैठने के बाद वो तुरंत खड़ी हो जाती है। डोका वळवळून तिनं हळूच आव अशा आवाज़ केला। अपना सर ऊपर उठाकर धीरे से उसने आवाज़ किया, आव करके। हा पिलाना माग येण्याबद्दल इशारा होता। ये आवाज़ किस लिए था? अपने बच्चों को आवाज़ दिया पीछे की ओर अपनी तरफ आने के लिए। लगेच वळून ती चालायला लागली। अपने बच्चों को आवाज़ देकर वो आगे बढ़ने लगी। हिना जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय, रानडुक्कराची शिकार साधवी असावी। यानी कि अभी रात को जो शिकार के लिए गई थी तो उसने रात में क्या मारा होगा? सांबर यानी कि डियर, रानगाव जंगल ऑक्स, जंगल का जो बैल होता है वो, नील गाय जंगली गाय, रानडुक्कर यानी कि जंगली सुअर। तो इन सब में से किसी एक का तो उसने शिकार किया है। पण अशी शिकार जड़ असल्यानं ती उचलून पिल्ल्यांपर्यंत आणणं शक्य नव्हते। तो ये बहुत भारी होते हैं, ये सब जो लोग शिकार करते हैं ये बहुत वजनदार होते हैं, तो इन्हें अपने पिल्ले के पास उठाकर लाना पॉसिबल नहीं था। त्यामुळं पिल्लांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडं घेऊन जात होती। यानी कि अब वो पिल्ले के पास इसीलिए आई और कुछ 1 घंटा भर पानी में बैठकर उसने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, और उसके बाद अपने पिल्लों को अब उस शिकार की तरफ लेकर जा रही थी जो उसने रात को किया था। या 4 पिल्ल्यांसोबतच स्वतःचा पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करना आवश्यक होता। तो अपने 4 बच्चों के साथ साथ खुद का पेट भरने के लिए हमेशा उसे किसी न किसी का शिकार करना ज़रूरी होता है। त्या कलेची ती चांगली पारंगत होती और इस कला में वो पूरी तरह से पारंगत थी, मतलब ये पूरी तरह से स्किलफुल थी कि अपने बच्चों के लिए कैसे वो शिकार करे। वाघीणनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। बांबू का समूह, ठीक है, वाघीण ने नाला पार करके अब बांबू के समूह में अपना पैर रखा। आत शिरण्याआधी तिनं वळून पिल्लासोबत येत आहे की नाही
हे पाहून घेतलं। तो अंदर जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा की उसके बच्चे पीछे से आ रहे हैं या नाही। 2 पिलं तिच्या मागोमाग निघाली होती, पण दोघांना अद्याप भान नव्हता। 2 जो पिल्ले थे वो उसके पीछे पीछे चले गए थे, पर दोनों को भी अभी तक कोई ध्यान नहीं था। 2 बच्चे तो उस वाघिन के पीछे निकल गए थे, पर 2 बच्चों को अभी तक ये ध्यान नहीं था और वो वहीं पर खेल रहे थे। ती पाण्यातच एकमेकांशी खेळण्यात दंग झाली होती। तो 2 लोग जो अभी तक पानी में खेलते मस्त हो रहे थे, 2 तो अपने माँ के साथ चले गए, पर 2 लोग अभी भी पानी में ही खेल रहे थे। वाघिनीनं परत त्यांना बोलवणारा आवाज काढला। फिर उन लोगों को बुलाने के लिए वाघिन ने आवाज निकाला। आईच्या या आवाजाबरोबर दोन्ही पिलांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली। तो माँ का आवाज़ सुनते ही ये दोनों जो थे, जो अभी भी पानी में खेल रहे थे, उन्होंने अपने खेल को बंद किया और फिर वो भी दौड़ने लगे। 2च मिनिटात पिलांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनासी झाली। 2 ही मिनट में अपने पिलों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर वाघीण इस जंगल में दिखने नहीं लगी, मतलब गायब हो गई। आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती। तो वाघिण के अंदर माँ के एक अलग रूप का जो है दर्शन यहाँ पर लेखक को हुआ था। माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारी हा अनुभव होता। तो ये जो वाघ्य का अनुभव यानी कि जो टाइगर के ऊपर जो इन्होंने एक्सपीरियंस लिया था, इसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस डालने वाला ये एक्सपीरियंस उनको यहाँ पर देखने को मिला था टाइगर की लाइफ का। तो ये था बच्चों अतुल धामनकर जी की जंगल डायरी में उनका टाइगर को लेकर एक्सपीरियंस, यानी कि एक वाघिन किस प्रकार अपने बच्चों को प्यार करती है, अपने बच्चों के लिए शिकार करती है, उनकी देखभाल करती है और उनकी मस्ती को कैसे वो झेलती है। तो इस प्रकार से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाई चांस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।